साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय कई देशों की यात्रा पर हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से यात्रा करके न्यूजीलैंड पहुंचे हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कई प्रकार के एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत जो अपनी पॉलिसी चल रहा है वो पॉलिसी किसी चाइना को ही अकेले घेरना नहीं है। पॉलिसी प्राथमिकता ये है कि पहले यूएसए की जो पावर कम होती जा रही है उसको जल्द से जल्द उसकी जगह बना लेना है और चाइना को किसी जगह पर आगे पहुंचने नहीं देना है। चाइना अभी भारत के लिए किसी तरह का चैलेंज नहीं है। आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद चैलेंज बन सकता है बहुत बड़ा। जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना इस समय भारत को बुरी नज़र से देख रहा है, कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, वो लोग गलत खबर दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस समय डीडॉलराइजेशन में सब लोग लगे हुए हैं, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे रशिया हो, ठीक है। लेकिन भारत एक लंबी सोच रखते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के समझौते किए हैं, जिनमें से 2-4 बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, जिससे आप समझ जाओगे कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी, ठीक है। अब कोकोस आइलैंड का भी एक खेल है, क्या है बताऊंगा अभी। ध्यान से सुनिए, पहले एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एक चीज़ और याद करते जाना। कभी भी कोई वीडियो देखते हैं आप, जैसे विशेष तौर से हम और आप जब रूबरू होते हैं, तो वीडियो में कोशिश किया करो जितनी चीज़ें याद हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा याद होगा ना उतना एम्पावर महसूस करोगे और अगली घटना को जोड़ पाओगे। देखिए, 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है और पेरिस एग्रीमेंट में भारत कहता है कि हम क्लाइमेट चेंज होने से बचाएंगे, जितना हो सके ग्रीन एनर्जी लेकर के आएंगे, जितना हो सके कार्बन एमिशन को कम करेंगे और आने वाले समय में एक ग्रीन एनर्जी से चलने वाले ही उद्योग को भारत में बनाएंगे। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की भी पहल की थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर के। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कई देश आ चुके हैं, उस बात को छोड़िए। इसमें यह कहा गया कि सभी देश ये बताएं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज ना हो उसके लिए। तो सभी ने अपने INDCs दिए, इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिन्हें बाद में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोला गया, NDCs बोला गया, जब वो स्वीकार कर लिए गए तब। भारत ने भी कई बातें इसमें कही। इसमें से भारत ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कि 2030 तक हम अपने यहाँ 40% एनर्जी यानी बिजली, 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से बनाएंगे, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयले से नहीं बनाएंगे, सौर ऊर्जा से बना सकते हैं, बायोगैस से बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से बना सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से बना सकते हैं, डैम वगैरह बना करके, और विंड एनर्जी से बना सकते हैं। हर उस चीज़ से बनाएंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, ऐसा भारत ने वादा कर दिया। साथ ही भारत ने कहा कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बनाएंगे, यानी कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेंगे, चाहे पेड़ लगा के करें, चाहे कार्बन कम एमिशन करके करें, चाहे कुछ भी करें, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसमें हम लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देंगे किसी भी तरह से। तो मैं उस लक्ष्य में नहीं जा रहा, वो फिर बात ज़्यादा फैल जाएगा ना रायता, तो आपको याद भी नहीं होगा। 2030 तक हमने कहा 40% कर लेंगे, लेकिन आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि भारत ने इस लक्ष्य को 2021 में ही हासिल कर लिया जी। फिर भारत ने कहा कि देखो हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करके अब हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम 50% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे 2030 तक। ठीक है साहब, अच्छी बात है। लेकिन भारत अब और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने फिर रिवाइज और कर दिया और कहा कि 2031 से 35 के बीच में हम अपनी 60% ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से बना रहे होंगे। अच्छा, इन सब में भी भारत सबसे ज्यादा जोर दे रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पर और सोलर एनर्जी पर, परमाणु ऊर्जा पर और सौर ऊर्जा पर। यही 2 बड़े एग्रीमेंट करके आया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की डील तो 2014-15 में ही हो गई थी, लेकिन वो सप्लाई नहीं हो पाया अभी तक, कमर्शियली हमको अवेलेबल नहीं हो पाया है। इस बार की डील में ये कह दिया गया है कि भाई अब पहला जत्था हम भेज देंगे, आप जल्द से जल्द से यूज़ करें। ये यूरेनियम का पूरा क्या खेल है ये भी मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि भारत थोरियम से कैसे बिजली बनाएगा, और थोरियम पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा है, आऊँगा उस पर। तो ये आप बात समझ गए। अब अगली बात एक और समझ ली, छोटी सी, तो आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। भारत ने कहा कि 2030 तक हम 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2022 तक हम अपने यहाँ 100 गीगावाट एनर्जी सोलर पावर से बना रहे होंगे। भारत ने ज़्यादा बोल दिया जोश में।
अब 2022 तक हम 100 गीगावाट सोलर एनर्जी नहीं बना पाए थे, इस लक्ष्य में पीछे रह गए थे। लेकिन फिर हमने धक्का दिया कस के 2024 में एक सोलर एनर्जी को लेकर के एक योजना आई थी पीएम की, नाम मैं एकदम से भूल रहा हूँ। उस योजना ने 2 साल में क्रांति कर दी इस देश में, और वर्तमान में 2026 में भारत सोलर एनर्जी से बना रहा है 150 गीगावाट। अब भारत ने यह कहा है कि 2030 तक हम सोलर से ही बना रहे होंगे 250 गीगावाट, ये भारत ने कह दिया है। तो सोलर एनर्जी भी नॉन फॉसिल फ्यूल में आती है। अब मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। सोलर एनर्जी से बिजली बनाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ चुका है, यूएसए के बाद। 2024 में जो ये योजना आई थी, मैं बता रहा हूं, इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सोलर पावर पैनल लगवाने थे। अब तक 40 लाख घरों में लग चुके हैं। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी एक आध घर ऐसा होगा जिसने ऊपर सोलर पैनल लगा रखा होगा। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे आप महीने की 300 यूनिट बिजली मुफ्त में या बचा लेते हैं आराम से। ऐसे ऐसे घरों को मैं जानता हूँ जिनके घर में 2 एसी हैं, 2 एसी चलते हैं और बढ़िया एकदम चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रुकावट है, दिन भर चले रात भर चले, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं तो उसमें भी धूप निकलती है, तो सर्दी गर्मी सब मिला मिलू के उनको बिजली पड़ती है हर महीने की मुश्किल से 200-250 रुपये की। क्योंकि जो आप बना करके भेज रहे हो बिजली विभाग में और जो बिजली विभाग की यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का माइनस करके आता है। 2 मीटर लगते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने घर में सोलर पावर पैनल लगवा लिया, अब ये पैनल कुछ बिजली बना रहा होगा, वो बिजली 1 मीटर में जा रही होगी, जो अलग से लगा होगा वो मीटर उस बिजली को बिजली घर में पहुंचा रहा होगा। अब पता चला मैंने पूरे महीने भर में बिजली बना ली, मान लो 5,000 रुपये की बिजली बना करके बिजली घर को दे दी, मान लो। और बिजली भी घर से जो बिजली आ रही है मेरे पास, जो ऑलरेडी आ रही थी, जो हर घर में आती है, उससे मैंने इस्तेमाल कर ली 7,000 रुपये की बिजली। तो मैंने उनको बना के दी 5,000 की और इस्तेमाल कर ली 7,000 की, तो मैंने 2,000 की ज़्यादा इस्तेमाल कर गया, तो मेरा बिल आएगा केवल 2,000 रुपये। सर्दियों में उल्टा है, सर्दियों में बना के ज़्यादा देता है आदमी और यूज़ तो ना के बराबरी करता है। तो ओवरऑल पूरे साल का निकालोगे तो आपको 15 से 20,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। अभी सरकार इसमें दे रही है सब्सिडी। आप 2 किलोवाट का ले रहे हो, 3 किलोवाट का ले रहे हो, 4 किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हो, 30,000 रुपये से लेकर के 1,08,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है, तगड़ी सब्सिडी मिलती है। मतलब इस सब्सिडी में आप लगवा लो और 25 साल की गारंटी मिलती है, आप निश्चिंत हो जाओगे। ये भारत ने क्रांति करी है। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या इसके साथ डील हुई है बताता हूँ। तो आप ये कहानी पूरी समझ गए। तो भारत सोलर में तो चलो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूरेनियम में, या यूरेनियम से ही बस बनती है क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें भारत अभी पिछड़ रहा है। और अभी लगभग 8.7 गीगावाट है जो हम बना पा रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक इसे बढ़ा करके कर देना है 100 गीगावाट। अब आप बात समझ गए, पूरी कहानी तैयार है आपके दिमाग में। 2015 में भारत क्या कह रहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाएंगे 40% बिजली 2030 तक, लेकिन भारत ने 2021 में बना ली। फिर भारत कह रहा है कि अच्छा हम 2030 तक 50% बिजली बनाएंगे। पर भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, भारत ने कह दिया एक काम करते हैं 2031 और 35 के बीच में देखना हम 60% बिजली इससे बना रहे होंगे। उधर अगर इसको मैं अलग से तोड़ के बताऊं तो सोलर में भारत पहले पिछड़ गया था, तेजी से आगे निकल रहा है, इसलिए शायद भारत ने अपने लक्ष्य रिवाइज कर दिए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो साहब सूरत हाल ये है कि इस पे आते हैं। इसमें ना इस खबर को मत देखना, ये खबर गलत है, ये आंकड़े गलत हैं, इसको देखो बस। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करी है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के 2,000 विमेन और यंग पीपल को ट्रेन करेगा सोलर एनर्जी के लिहाज से। उनको बताएगा पैनल कैसे बनेंगे, कैसे इंस्टॉल होंगे, कैसे इनका फैक्ट्री खोली जाएगी, सब कुछ बताएगा। वैसे हमको आता है, हमें और एडवांस हासिल करना है। इसके तहत हमारे देश में सोचिए कितने ऐसे लोग तैयार होंगे जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अपनी प्लांट खोलेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूशन का खोल लेगा, कोई इंस्टॉलेशन का खोल लेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय में जो भारत में बिलियनर्स तैयार होंगे वो इसी क्षेत्र के होंगे। इस काम को सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था अडानी ने। उनको पता था, इन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पता होता है कि आने वाला दौर किसका है। उन्होंने काम स्टार्ट किया, काम तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, उसी को लेकर के उन पर यूएसए ने इल्ज़ाम लगा दिया, एकदम से सोलर के शेयर गिरा दिए हमारे यहाँ पर। वो पूरी कहानी क्या थी, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने कल अपलोड किया था, तो चाहें तो उस वीडियो को देख लेना आप एक बार, ठीक है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।
तो उसको आप एक बार देख लेना। बहरहाल इसमें आप ये समझ पा रहे हो, हाँ ये था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ परिवारों को पहुंचानी थी, 40 लाख तक पहुंच गई है, आने वाले समय में पहुंच जाएगी। इस स्पेस पे काम हो रहा है। तो एक तो भारत ने ये सबसे बड़ी डील करी है। चलिए अब आगे बढ़िए। इसके बाद भारत ने डील करी है इस पे आइए, चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले मैं यूरेनियम का बता देता हूँ, है ना। भारत यूरेनियम के मामले में भी थोड़ा पिछड़ रहा है। कैसे पिछड़ रहा है देखिए, भारत ने अपने यहां पर यूरेनियम से बिजली बने ऐसा जो प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे पहले 1969 में महाराष्ट्र में तारापुर में खोला था, ठीक है। और ये यूएसए ने इसमें मदद करी थी भारत की। यूएसए ने हमको प्रोवाइड कराया था, यूएसए ने हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताए थे, और यूएस की जीई नाम की कंपनी है उसने हमको मदद करी थी 1969 में। सही है। अब कायदे से हमें आगे भी मदद मिलती रहनी चाहिए थी, लेकिन 1974 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण कर लिया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि पाकिस्तान बदमाश है और पाकिस्तान कल को कर लेगा, इससे पहले हमें करना चाहिए और हमें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। तो इसलिए भारत ने किया और सही किया था, कोई इसमें बुराई नहीं है। इस बात को लेकर के दुनिया के बड़े बड़े देश चिढ़ गए, विशेष तौर से यूएसए, क्योंकि 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें हमने यूएसए को भी आंख दिखा दी थी। यूएसए सार हमारे साथ था, रशिया, तो हमने उसके लिहाज से दिखा दी थी उसी आंख, यूएसए चढ़ गया था। तो 1971 से लेकर के सन 2000 तक हमारे यूएसए के साथ संबंध कुछ बेकार ही रहे, और उसके बाद भी थोड़े बहुत ठीक रहे, फिर नॉर्मल हो गए, फिर ठीक रहे, अच्छे कभी नहीं रहे कि आप कहोगे बहुत मधुर संबंध नहीं रशिया जैसे, वो नहीं हो पाए। तो साहब 1974 में हमने किया परमाणु परीक्षण। इस बात को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी में संदेश गया कि भाई यूरेनियम जिस हिसाब से सप्लाई हो रहा है देशों में, देश उससे बिजली तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा बम भी बना रहे हैं। इस तरह से यूरेनियम की सप्लाई को रोकना होगा। हम एक ग्रुप बनाते हैं ऐसा कि इस ग्रुप में जो होगा उसी के पास यूरेनियम जाएगा, बाकी किसी के पास नहीं जाएगा। फिर एक ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप का नाम रखा गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये ग्रुप 1974 में हमने परीक्षण किया था, उसके रेस्पॉन्स में बना था, और 1975 से लेकर के 1978 तक लगातार मीटिंग होती रही, उसके बाद ये अस्तित्व में आ गया। इसमें टोटल 48 कंट्रीज़ होती हैं, आई थिंक, हाँ 48 कंट्रीज़ हैं, 2022 तक का डेटा है ये। और ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे को आपस में यूरेनियम दे सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो इसमें नहीं है उसको नहीं दे सकती। भारत इस ग्रुप का मेंबर बनना चाह रहा है लंबे समय से, भारत ने प्रयास भी किए, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। पहला तो ये कि ये सबके सब राजी हो जाएं कि भारत भी बन जाए सदस्य। तो आप जान के हैरान होंगे, सबके सब तैयार हैं कि भारत सदस्य बन जाए, चाइना को छोड़ करके। चाइना कहता है भारत को सदस्य बनाना है बना लो, पाकिस्तान को भी बनाओ। भारत कहता है ना ना नहीं चलेगा। और दूसरी शर्त यह है कि इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको एनपीटी पे हस्ताक्षर करने होंगे, एनपीटी पर। हालांकि भारत को इस बात का लेवरेज मिल गया है कि भारत उस पर साइन न भी करे, फिर भी इसका बन सकता है, बट चाइना का वोटिंग जो है इसको रोक रहा है। अब ये एनपीटी क्या है? एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब ये आई थी 1968 में साइन हुई थी, 1979 में अस्तित्व में आ गई थी। दुनिया के जो मुख्य देश हैं, 5 बड़े देश जो आपको दिखते हैं, उन्होंने तो क्या किया था कि अपने यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, ठीक है। लेकिन ये रहे, यूएस ने बना लिया था, रशिया ने बना लिया था, यूके ने बना लिया था, फ्रांस ने और चाइना ने, यानी वो 5 देश जिनके पास वीटो पावर है, इन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन अपने बना लिए 1964 तक। 64 है ना लेटेस्ट, हाँ चाइना। उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी बना दी कि ये ट्रीटी है, आज के बाद जो भी इस पर साइन करेगा ये सबको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, और जिसने बना लिए हैं उन्हें वो सब निरस्त करने होंगे। डेडलाइन क्या है? 1968, 68 या 70 जो भी है, वो 68 से हस्ताक्षर हुए, 70 में अस्तित्व में आई है, मैं 68 मान के चल रहा हूँ कि 1968 तक जिसने हथियार बना लिए हैं उनके तो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद जिसने भी बनाए हैं या बनाएगा उन सबको अपने नष्ट करने होंगे। दोगलापन देख रहे हो इन 5 देशों का, ठीक है। अब इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब ऐसे देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए वो तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको फिर बाकी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में मिलती है। लेकिन इसमें साइन किए बिना भी
कुछ देशों ने इस पर बनाए हैं, जिनमें नाम आता है इंडिया का, इजराइल का, नॉर्थ कोरिया का, पाकिस्तान का और साउथ सूडान का। साउथ सूडान विश्वसनीय नहीं है, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ने बिना इस पर साइन किए बना लिए। अच्छा, भारत ने क्यों बनाए? क्योंकि भारत ने कहा कि देखो हमने इसलिए परमाणु बम बनाए, हमारे बगल वाले ने बना के बैठा हुआ है, ऊपर वाला बना के बैठा है चाइना, ये दोनों पड़ोसी ऐसे हैं जो नोटोरियस हैं, आए दिन हम पर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई खेल रचते रहते हैं, हमारी भूमियों को कब्जा चुके हैं। तो दोनों दुश्मन के पास है और हमारे पास ना हो तो हमें तो कोई भी आगे बजा जाएगा, तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और भारत ने यह भी कहा कि हम कभी भी पहला हमला किसी पर नहीं करेंगे, लेकिन हम पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। तो दुनिया को लगा कि हाँ, भारत का चरित्र ठीक है, भारत अच्छा देश है, एक काम करते हैं, भारत को ये छूट दे देते हैं कि ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ये छूट हमें मिल गई, दुनिया का विश्वास हमने जीत लिया, उसके बाद एक एक करके हमसे डील्स होना स्टार्ट हुई कि चलो भाई हम परमाणु डील कर लेते हैं भारत के साथ। अब हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो नहीं है, इस वाले ग्रुप में तो नहीं है, बावजूद इसके अपने बेसिस पर देश आते हैं, हमसे डील साइन कर लेते हैं कि ठीक है हम आपको अलग से दे देंगे एक चीज़, ठीक है आप ले लेना। अब इनमें कुछ देश हैं जो भारत को सप्लाई कर रहे हैं। उन देशों में रशिया है, फ्रांस है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, नामीबिया है और ये देश हैं। बाकी कोई भूल रहा हूँ तो गिने चुने देश हैं, एक सेकंड में ज़रा देख लूँ। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है। तो ये सब देश हैं जो हमको माल दे रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में रजामंदी रखी, 2008 में देखो तो रशिया ने कर दी थी, फ्रांस ने कर दी थी, फिर धीरे धीरे उज्बेकिस्तान भी आ गया, कजाकिस्तान भी आ गया, यूएस ने भी कर दी थी। सबसे पहले यूएस ने करी थी, तो यूएस के करने के बाद फिर सब करते चले गए। यूएस के साथ जो संधि करवाई थी, न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं, वो मनमोहन सिंह जी ने करवाई थी। मनमोहन सिंह जी पर प्रेशर था सहयोगी पार्टियों का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसने कहा कि अगर आपने यूएस के साथ ये डील करी तो हम आपसे समर्थन वापस खींच लेंगे। मनमोहन सिंह जी ने कहा अच्छा हमारी सरकार गिर जाएगी। मनमोहन सिंह जी टेंशन में आ गए, समर्थन भी वापस खींच लिया गया। अब मनमोहन सिंह जी सोचें कि यार कैसे चलाऊं, क्या करूं। फिर हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आगे आए समाजवादी पार्टी को लेकर के, उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे। लेकिन नेताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रीटी विरिटी है क्या, ये बवाल क्या है। नेताजी ने रीच किया कलाम साहब को, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हमारे साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति थे। तो नेताजी कलाम साहब के पास गए और नेताजी पूछते हैं कलाम साहब से, आप ये बताइए ये जो हो रहा है ये हमारे फायदे का है कि नहीं है। कलाम साहब कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए हम अगर इसे ले लेते हैं तो हमको, आप हम इसे समझाइए, आप ये बताइए ये देश हित में है कि नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल, देखिए हम नॉन फॉसिल फ्यूल से, आप हमको इसे मत बताइए, आप ये बताइए देश हित में है कि नहीं है। बिल्कुल देश हित में, आप ठीक है, बस हम मनमोहन सिंह जी आपको समर्थन देने को तैयार है। नेताजी को जानना था देश हित में है कि नहीं है, बस बात खत्म। फिर समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, मायावती जी ने समर्थन दिया, सरकार टिक गई और फिर आई न्यूक्लियर डील जो मनमोहन सिंह जी के काल में आई थी। अब आप समझ गए, वहां से रास्ता खुला और सब देशों के साथ न्यूक्लियर डील होती चली गई, जिनमें से फिर ऑस्ट्रेलिया भी एक था। 2014-15 में हमारी उससे डील हुई थी, लेकिन वो माल अभी तक सप्लाई नहीं हो पाया था जिसके लिए कल मोदी जी गए थे। अब आप समझ गए पूरी बात। अब आपको एक चार्ट और दिखा देता हूं, देखिए चार्ट कहाँ है, चार्ट ये रहा। दुनिया के टॉप 10 देश जहां पर यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा है। हमने इन्हीं देशों से क्यों करी है, यूरेनियम के भंडार बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है 28%, कजाकिस्तान में 14%, कनाडा में 10%, नामीबिया में 8%, रूस में 8%। इन 5 देशों के साथ हम डील कर चुके हैं और इन्होंने अलग से आकर के हमसे डील क्यों करी, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि भारत इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, भारत इसका उपयोग बिजली बनाने में ही करेगा। ये भारत ने कमाया है। और इसके अलावा देखा जाए तो उज्बेकिस्तान और है जो उस पर कंटेंट तो कम है, माल तो कम है, पर फिर भी दे रहा है। तो देखो ये हो गया भंडार होना। भंडार होना अलग बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके बिजली बनाने के मामले में सबसे ज्यादा आगे अमेरिका, फिर चीन, फ्रांस, रूस, भारत है 7वें नंबर पर। क्या है हाँ, जो उपयोग कर रहे हैं, तो भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा सवाल मेरे से और पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए
कि ऐसे तो यूरेनियम थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई इतना ज़्यादा दे दे कि हमारा पूरी पूर्ति हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि इन देशों पर यूरेनियम से निर्भरता खत्म हो जाए। मैं पिछले वीडियोस में बता रहा था कि इथेनॉल आ जाएगा तो क्रूड ऑयल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो हम थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन ये यूरेनियम से कैसे ख़त्म हो, उसके लिए विकल्प है थोरियम। थोरियम से भी बिजली बन सकती है, पर इन दुनिया के देशों ने क्यों नहीं बनाया थोरियम से बिजली बनाने का तरीका? क्योंकि अगर ये थोरियम से सिखा देते तो थोरियम कई देशों में अवेलेबल है, भारत बना लेता, फिर भारत को उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती? तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं एक्सपेरिमेंट, हम कर रहे हैं। करने को चाइना कर रहा है, तमाम देश और भी कर रहे हैं, 2-4-5 देश और कर रहे हैं, बट भारत जिस दिशा में आगे बढ़ा है वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। अब भारत थोरियम से क्या कर रहा है वो देखिए। आइए आइए आपको बताते हैं। ये चक्र देख रहे हैं आप, ये शायद आप समझ नहीं पाएंगे, जो खिचड़ी ज़्यादा है। पहले आप वैसे समझिए, देखिए अभी आप यूरेनियम लेते हैं 238, यूरेनियम का इस्तेमाल करके मान लो इसको जला के एक तरीके से आप दो चीज़ें बनाते हैं। एक बनती है बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, एक बनता है प्लूटोनियम। बस अभी ये याद रख लो कि प्लूटोनियम कोई पदार्थ है, बनता है, ठीक है जी। अब और सुनिए, इस प्लूटोनियम को, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इस प्लूटोनियम को हम अगर डाल दें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, इसमें चला जाए अगर ये, इसमें थोरियम भी पड़ा होगा, थोरियम हम डाल के रखेंगे, तो ये दो चीज़ें तैयार करता है। एक बनाता है बिजली और एक बनाता है यूरेनियम। ये जो यूरेनियम बन रहा है ना, ये एक्चुअली बन रहा है थोरियम से ही। ये थोरियम से ही, थोरियम को कन्वर्ट कर देता है यूरेनियम में 235 में। 235 में करता है, 33 में करता है, अरे देख लेंगे, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। 33 में 33 में करता है। मुझे आंकड़ेबाजी कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरे से। हमें क्या चाहिए था? यूरेनियम, जो हम दूसरों से मांगते फिर रहे हैं अभी। लेकिन अगर हम इस पूरी व्यवस्था को तैयार कर लें कि हमारे यहाँ जो कोस्टल रेत में जो थोरियम पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड, दुनिया में सबसे ज़्यादा पड़ा है, अगर इसी से यूरेनियम बनाने की व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहे? उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं और हमने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि ये काम कर रहा है। अब तीसरा चरण वो होगा जहां पर हम इसके जरिए बड़े स्केल पर कमर्शियली इसको हम बिजली बनाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यूरेनियम से हम बिजली बना रहे थे, अब इसी यूरेनियम से कमर्शियली हम बिजली बन रही होगी तीसरे स्टेप पर। आप कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ये मान के चलिए कि एक ऐसी गाय है जो दूध तो देती ही है, साथ में एक गाय और पैदा करती है, वो फिर दूध देगी। समझ गए? एक यंत्र मान लीजिए, संयंत्र मान लीजिए, व्यवस्था है, बस ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। तो भारत कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है? और देखिए, अब आप इसको समझ जाएंगे कि पहले जो आपके पास माल है, क्या है आपके पास? यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हो रहा है प्लूटोनियम बनाने में, और रिएक्टर में डाल देते हैं तो बिजली बन जाती है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है जिसमें बनती है, ठीक है? इसमें हैवी वाटर यूज़ होता है, D2 आई थिंक। ये तो बन गई। इसके बाद ये है दूसरा चरण, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें प्लूटोनियम भी डाल रहे हैं, थोरियम भी डाल रहे हैं, इससे बिजली भी बन रही है और यूरेनियम बन रहा है। ये 233 बन रहा है, डलता 238 है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे हम एसी एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर था, ये एडवांस वाला हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें यूरेनियम 233 डाल देंगे, जो से अपने आप 238 बना करके बिजली पैदा करेगा। आप बिजली का मजा लीजिए। याद कीजिए, एक वीडियो मैंने बनाया नहीं था थोरियम वाला, जब क्रिटिकलिटी हासिल कर दी मैंने वीडियो होल्ड कर दिया था, मुझे पता थी ये कब बनाना है। आज आप समझ चुके हैं। अब यूरेनियम क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला परमाणु तत्व जिसको पहले चरण में बिजली बनती है। प्लूटोनियम क्या है? पहले चरण में उपउत्पाद के रूप में बनता है, जो दूसरे चरण का ईंधन है, ठीक है? थोरियम क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, दूसरे चरण में U233 में बदलता है।
और यूरेनियम 233 क्या है? तीसरे चरण का ईंधन, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर बिजली बनेगी। समझ गए? भारत ये कर रहा है। भारत के पास लकड़ियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी जो गीली हैं। भारत बस ऑस्ट्रेलिया से जलती हुई लकड़ी लेकर के आ रहा है। यहाँ पर भारत ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली है कि गीली लकड़ियों को डाल दो तो सूख जाती हैं। जब वो सूख जाती हैं तो इसमें जलती हुई लकड़ी और डाल देंगे, तो फिर जो जलन पैदा होगी उससे तमाम हीट लीजिए आप। ये है, ठीक है। अब क्या रह गया है? एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह गई है वीडियो की। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पर एक कोकोस आइलैंड है, छोटे से, ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भारत आप चाहें तो हमारे इस आइलैंड का यूज़ कर लीजिए। आप जो गगनयान मिशन भेजेंगे, ऊपर आदमी को भेजेंगे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर आप मॉनिटर करना चाहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर बना लीजिए, करिए इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको देते हैं एक तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये आइलैंड हमको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। ये रहा, इंडोनेशिया के नीचे है। इंडोनेशिया जहाँ प्रधानमंत्री अभी गए थे, और ये पूरा क्षेत्र वो जिन सभी के साथ प्रधानमंत्री के या भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भारत इनमें से आधे देशों को ब्रह्मोस दे रहा है, और भारत इस समय हर उस क्षेत्र पर अपनी प्रेजेंस बना रहा है जो चाइना मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, शिपिंग मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पर भारत सैटेलाइट पर तो नज़र रखेगा ही, पानी के अंदर भी नज़र रख सकता है कि चाइना की पनडुब्बी तो नहीं जा रही, चाइना अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा रास्ता तो तैयार नहीं कर रहा। आइलैंड वाली थ्योरी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, आपकी प्रेजेंस जितने ज़्यादा आइलैंड्स पर होगी, चाहे किसी भी बहाने हो, आप उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल अवस्था में होंगे। प्रूफ आपके सामने है, ये कर रहा है भारत। इसके अलावा क्या क्या डील हुई हैं, वही अच्छी अच्छी बातें हैं, वो तो जो हर जगह होती हैं, ये रही अच्छी अच्छी बातें हैं। हम टेक्नोलॉजी में काम, साइबर टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, सप्लाई चेन मजबूत करेंगे, हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, डिजास्टर में काम आएंगे, कोऑर्डिनेटर ऑपरेशन करेंगे, है ना, पॉल्यूशन रेस्पॉन्स में काम करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, बचाएंगे एक दूसरे के लोगों को, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे, यूरेनियम वाली बात ये महत्वपूर्ण है, माइनिंग में काम करेंगे, स्टूडेंट्स को और ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग देंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, है ना, ये सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पर मेन बात तो 3 है। यूरेनियम 2 जल्द से जल्द, कोकोस आइलैंड पे पहुंचना है, हमें गगनयान पर नज़र रखनी है, और सोलर एनर्जी में हमारे लोगों को जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकती हो दो, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ बननी चाहिए सोलर की, क्योंकि हमारे इतनी धूप पड़ती है। क्या करेंगे इसका? जब हमारी पॉजिटिविटी मतलब धूप पड़ती, गर्मी तो लगती है, पर ये हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है कि हमारे पास धूप ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा धूप उतनी ज़्यादा एनर्जी बनाओ। हमारे पास इतनी लैंड नहीं है फालतू कि हर जगह लैंड पे ही हम सोलर प्लांट बनाते चले जाएं। लैंड नहीं है, लोगों की छत तो है, छत पे लगाओ, दो सब्सिडी लोगों को, ये है साहब। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है। साहब ये वीडियो मैंने तैयार कर दिया है, पूरी एक एक बारीकी मैंने आपको बता दी है। यूरेनियम का क्या इतिहास था, क्या नहीं था, कि भारत को कहाँ सहयोग मिला, कहाँ नहीं मिला, थोरियम का बता दिया, सोलर पावर प्लांट का सोलर एनर्जी का बता दिया, 2015 से लेकर अब तक क्या क्या खेल हुआ है वो बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, मेहनत वगैरह। हम आपसे बस एक चीज़ मांगते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए आप, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम ऐसी जगहों पर उठते बैठते हैं जहाँ किसी के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो किसी भी तरह का कंटेंट बना रहा है, वो एकदम चौड़ में बात करता है, और अच्छा आपके 5 लाख कुछ है, तो हमको कई बार लगता है यार कब हम मिलियन में पहुँचेंगे। तो हमारा सहयोग करिए। हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स है, हमारा इंस्टाग्राम पे अंकित दुबे जी करके है, उसे सर्च करोगे मिल जाएगा। ये फेसबुक है अंकित दुबे के नाम से। तो मैं कभी कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को, बट आप करेंगे तो हमें बल मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा हम वीडियोज़ ला पाएंगे। फिर हम टीम भी बड़ी करेंगे, अपनी लोगों को रखेंगे पैसा दे करके, और एडिटिंग वेडिटिंग भी करवाएंगे। तो अभी तो मेरी एक सदस्यीय टीम है, वही कर रही है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।